जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आरओ की सामान्य अध्ययन की क्लास होती है और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसी के मोस्ट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद। तो बताइए भैया, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी में अंतर्निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के पहले के आ में यह प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, यह अनुच्छेद वाक यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया दोस्तों, अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के पहले के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार। यही जो है 19 के डी से और 21 को मिलाकर के पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो पहला कह रहा है, धर्म प्रचार करने का अधिकार। ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये भी सही है। और लास्ट कह रहा है, धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये जो है गलत दिया हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो बताइए भैया, किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 और 16 को। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभिनियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो बताइए भैया। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें, अनुच्छेद 19 इसमें जो है वाक की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए हैं। और बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण और दैविक स्वतंत्रता के प्रावधान हैं। और लास्ट में अनुच्छेद 22, इसमें जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रावधान दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारे के सारे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 20।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपका मौलिक अधिकार दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यही जो है गलत दिया हुआ है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 जो कि गलत दिया है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं इसके प्रावधान। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बताएं भैया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 1976 में जो है ये अधिनियम पारित किया गया था और इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार। तो बताइए भैया सूचना का अधिकार क्या है। पहला कह रहा है एक मूल अधिकार है, सही है। दूसरा कह रहा है एक विधिक अधिकार है, ये भी सही है। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है, जबकि वह सामाजिक संस्थानों से आवश्यकता सूचना मांग कर सकता है और ना मिलने पर इसकी अपील भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है। तो बताइए भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है दोस्तों, यह किसका अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें मनरेगा कार्यक्रम के बारे में प्रावधान दिए गए हों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया इन चारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि यह एक प्रकार का मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त कानूनी सलाह, यही जो है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से
कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो बताइए भैया इनमें से कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, यही जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान में जो है 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। और साथ ही बता दें संविधान के भाग 4 के का में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो कि सही बताया है। अगला कह रहा है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला कह रहा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपका सही है। अगला कह रहा है दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहला, तीसरा और चौथे को दिया हो, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं? तो बताइए भैया वे 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली तथा पांडिचेरी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम की संज्ञा दी गई है? तो आप सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो बताइए भैया किस पे निहित है? तो पहला कह रहा है राष्ट्रपति, तो ये बात सही है कि राष्ट्रपति पर जो है कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री, ये आपका गलत दिया हुआ है, प्रधानमंत्री पर कार्यपालिका की शक्ति निहित नहीं होती है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल पहला जो कि दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में इसके प्रावधान दिए गए हैं कि जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी, यही आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो बताइए भैया भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो बताइए भैया इनमें से कौन सा राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी, यही जो है राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और साथ ही बता दें इनका कार्यकाल 1977 से, कब से भैया 1977 से लेकर के
1982 तक रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो बताएं भैया। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 65 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश, यही जो है देश के कार्य को संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 65 में दिया गया है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो पहला कह रहा है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करता है, ये भी सही दिया हुआ है। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रपति की त्याग आपदो नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रपति की पद त्याग अस्थायीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों, चारों के चारों आपके सही हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी यानी कि चारों के चारों सही हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्त तथा पदयुक्त को विवेचित करता है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75, यही जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति की विवेचना करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के संबंध क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए भैया। पहला कह रहा है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये आपका सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जो कि गलत बताया है। तो आपने देखा दोस्तों, केवल पहला ही सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें केवल पहले को सही बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो पहला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तो ये एक से अधिक बार रहे हैं। इंदिरा गांधी, ये भी रही हैं। गुलजारी लाल नंदा, ये भी रहे हैं। अगला कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों, चारों के चारों एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से
किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो पहला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे। अगला कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ये भी नहीं थे। अगला कह रहा है गुलजारी नंदा, ये थे। अगला कह रहा है इंदिरा गांधी, ये भी थी। और लास्ट कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये भी थे। तो आपने देखा दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा दिया हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो बताएं भैया, प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। यही जो है संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक कभी नहीं बुलाई। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जबकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोक वित्त संरक्षण के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो बताइए भैया किसके ऊपर रहती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है। और साथ ही बता दें संविधान के अनुच्छेद 151 में के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को होती है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताएं भैया किसको जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान न्यायवादी को। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार? अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आंग्ला भारती को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह है। तो बताएं भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 550 अधिकतम जो है संख्या निर्धारित की गई है। और साथ ही बता दें लोकसभा सदस्य
संसद का निचला सदन है। इसके सदस्य की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 थी पहले जो है, जबकि वर्तमान में जो है लोकसभा सदस्य 543 हैं। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, पहले कितनी थी 552 और वर्तमान में जो है 543 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अब वर्तमान में अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भैया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मालवांकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 7 होगी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो बताइए भैया राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 ऐसे व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? बताइए भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का सदस्य एक गैर सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो बताइए भैया राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष न्यूनतम आयु है राज्यसभा के चुनाव के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो बताइए भैया राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कारण कह रहा है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी आपका सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों अभिकथन तथा कारक दोनों सही हैं। तो साथ ही बता दें राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु न्यूनतम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों अभिकथन और कारक दोनों के दोनों सही हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों को सही बताया है और यह भी बोल रहा है कि ए आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।